मैं आपसे इकोनॉमिक हिस्ट्री पे आपसे बात कर रहा था। मैंने कहा था कि आप रिवीजन करके ज़रूर आइएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में जो थोड़ा अनुभव है मुझे पढ़ने पढ़ाने का, तो उसमें यह है कि क्लास नोट्स हमने ये देखा है कि क्लास के अंदर क्लास नोट्स याद हो जाता है कमोवेश। इस तरह का एक सिस्टम है, उसमें एक स्टोरी बना हुआ है। ठीक है, कि आप उसमें रिटेन कर सकते हैं। तो हम एक बार बहुत क्विक रिव्यू लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है मॉडर्न इंडिया में। 5 मिनट हमारे साथ कंसंट्रेट करिएगा और रिकॉल करिएगा कि हमें क्या क्या पढ़ाया गया है। सबसे पहले क्लास की शुरुआत हुई थी आधुनिक भारत में कि 18वीं सदी में भारत में कौन कौन से राज्य थे। ठीक है, यहाँ बहुत कम कम समझ आ रहा होगा, शुरुआती क्लास थी। जिसका बैकग्राउंड नहीं होता है उसको लगता है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ शुरुआत हुई थी। फिर हमने बताया था कि इन राज्यों की राजनीतिक दशा क्या थी। एक कॉन्सेप्ट बना था 7-8 पॉइंट का। मुगलों का पतन हो रहा था, छोटे छोटे राज्य हो गए थे, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष है, भ्रष्टाचार है, विदेशी कंपनियां सक्रिय हैं, उत्तर पश्चिम से आक्रमण हो रहा है। तमाम चीजें आपको बताई थी। पॉइंट्स याद है सभी को? आप लोग कमेंट करके बताओ। अब देखो, कल तुम डिस्ट्रिक्ट को चलाओगे तो तुम थोड़ा अपने अंदर वो हेजिटेशन खत्म करो। 3 ही पोस्ट होता है, पीएम, सीएम और डीएम। राजनीतिक दशा के बाद हम लोगों ने विस्तार के बात शुरू की थी, ब्रिटिश विस्तार में वॉर के ऊपर बात। जैसे कर्नाटक में हम लोगों ने 3 वॉर के ऊपर जिक्र किया था, याद है? हमने कहा बस छोटी छोटी समरी बनाइए, इसमें जो घटनाएं हुई थोड़ा थोड़ा देखिए, है ना। इसका क्या महत्व था, 2-4 पॉइंट्स वहां भी बताया था मैंने आपको। फिर कर्नाटक वॉर के बाद जब हम बात कर रहे थे तो बंगाल विजय के क्रम में 3 अलग अलग स्टेज हैं इसके, पलासी, बक्सर और द्वैध शासन। ध्यान है सभी को? पलासी के कारण थोड़े विस्तार से बताए गए थे। बक्सर युद्ध में भी कारणों की चर्चा हुई थी। इसके बाद संधियों की चर्चा हुई थी। जो अवध की 200 संधि हुई, बंगाल से संधि हुई। ठीक है, और फिर द्वैध शासन पे एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली। पूरे विस्तार में एक कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ेगा, अंग्रेजों के द्वारा थोड़ा इनडायरेक्ट कंट्रोल, फिर डायरेक्ट कंट्रोल। ये कॉन्सेप्ट था जिसको क्लाइव ने पहली बार यूज किया था। बंगाल के बाद हम लोगों ने मैसूर की चर्चा की थी। मैसूर में भी 4 वॉर हुए थे, याद है सभी को? वॉर और ट्रीटी तो वैसे नॉर्मली याद रखिएगा, डेवलपमेंट्स भी आपको ध्यान रखना है। इसी में तीसरा वॉर थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां से फॉर्चून जो है अंग्रेजों के पक्ष में आ गया था। और यहाँ अलग से चर्चा हुई थी कि टीपू सुल्तान को अंग्रेज क्यों खतरनाक शत्रु मानते थे। ठीक है, तो 3 मेजर पॉइंट्स था। मिलिट्री अप्रोच था, इकोनॉमिक अप्रोच था, और जो आधुनिक परिवर्तनों की उन्हें समझ थी। ठीक है, मैसूर के बाद हम लोगों ने कुछ गवर्नर के बारे में एक लिस्ट बताया था। कुछ गवर्नरों का डेट याद रखिए कि भाई किसकी अवधि क्या रही है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। कुछ रखना पड़ेगा आपको। उसने हमने कहा था विस्तार में 3 टॉप मोस्ट माने गए हैं, क्लाइव, वेलेजली और डलहौजी। एक फाउंडर है और एक लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपेंशन, केवल केवल भारत में विस्तार की हम बात करें तो। ठीक है, तो क्लाइव से जुड़े हुए सारे सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पॉइंट आउट कर लिए थे कि विस्तार में इसका कंट्रीब्यूशन क्या था। फिर इसके बाद क्लाइव की चर्चा करने के बाद हम लोगों ने वेलेजली की चर्चा की थी। वेलेजली का कार्यकाल क्या है? 1798 से 1805 है। उस बीच में जो वॉर, सब्सिडरी अलायंस, अलायंस के प्रोविजन क्या होते हैं, देखो इस बार उस प्रोविजन कॉन्सेप्ट को बना करके यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था। नॉर्मली इससे नहीं होता कि भाई वेलेजली ने किसको निर्भर बनाया, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। 4 उसमें ऑप्शन दिए गए हैं और चारों दिमाग लगाने वाले ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट को बना करके सवाल पूछी है यूपीएससी। तो हम लोग जो पढ़ते हैं ना पीटी और मेंस, उसका फायदा मिलता है प्रीलिम्स में यदि आप सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव करेंगे तो। ठीक है, वेलेजली के बाद जो अगला पॉइंट हम लोगों ने कवर किया था वो मराठों के ऊपर था, रिमेम्बर? थोड़ा एक बैकग्राउंड की, मराठों को पढ़ते कैसे हैं। अभी 3 मराठा वॉर, पहला नॉर्मल था, बराबरी पे समाप्त हुआ था। दूसरा टर्निंग पॉइंट है, इसमें वसीम की संधि और तमाम संधियों की बात की हमने।
उसको ठीक से ध्यान भी रखना है जो टर्निंग पॉइंट है। तीसरा एक औपचारिकता रह गई थी और फिर उसमें मराठों की कहानी समाप्त हो गई, पेशवा को पेंशन दे दिया गया। ये सब बातें आपको बता दी गई थी कि जो है उसके बारे में। उसी में जैसे कोरेगांव न्यूज में हमने बताया था कि द हिंदू अखबार यदि पढ़ते हो आप तो कुछ एक लेख आया था उसमें कि कोरेगांव को ही न्यूज बना करके उसको बताया गया था कि कैसे उसको मकोका है या यूएपीए जैसे जो लॉ है रिलेटिव रिटेंशन, कैसे वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते, उस पर पूरा एक लेख आया था 3-4 दिन पहले कोरेगांव को बेस बना करके। तो ऐसे ही चलता रहता है, न्यूज में कोई चीज है तो किसी ना किसी एंगल से उसमें जो है होता रहता है। ठीक है। फिर मराठों के बाद हम लोगों ने जिक्र किया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, हमने बात की थी कि अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब को कनेक्ट करके पढ़िए, किताब में भी कनेक्ट करके दिया हुआ है। अफगानिस्तान में फॉरवर्ड पॉलिसी और इनएक्टिव पॉलिसी। सिंध ने सारी संधियों को माना, फिर भी उसे जीत लिया गया क्योंकि अंग्रेजों को उसे जीतना था। और पंजाब में रणजीत सिंह की थोड़ी चर्चा की थी क्योंकि वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उस समय विस्तार के क्रम में 2 वॉर हुए हैं, वो औपचारिकताएं थी, दोनों मिला लिया गया पंजाब को। फिर इसके बाद हम लोगों ने डलहौजी का जिक्र किया था, याद है सभी को? डलहौजी ने कहा युद्ध, डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लॉज, यदि उत्तराधिकारी नहीं है तो ये वाले पॉइंट्स को हमने लिया था। और फिर डलहौजी के साथ कैसे उसने निजाम को बरार का क्षेत्र ले लिया, अवध का प्रशासन के नाम पे भी लेकर लिया। मराठों जो थे पेशवा पुत्र उनके जो थे उसको पेंशन देने से मना कर दिया। तो ठीक है, तो कॉपी ही जानकारी है इस तरीके से इंफॉर्मेशन। कुछ और मिसलेनियस जानकारी जिसे नेपाल युद्ध हुआ, बर्मा युद्ध हुआ, अफगानिस्तान हुआ, थोड़ी बहुत जानकारी हमने दी थी आपको। और जब हमने कहा था कि जो नोट्स का 2 नंबर है वो आपको पढ़ना है, आखिरी के 5 पेज विस्तार से दिए गए हैं। इवन अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल हर वॉर का जिक्र है। ठीक है। तो ऐसे करके हमने एक्सपेंशन से जुड़ी हुई फॉर्मेट्स, यूपीएससी में 2 सवाल पूछे गए हैं प्लस साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस आपको लिखाए गए थे, बताए गए थे। इसके बाद हम लोग आ गए थे इकोनॉमिक हिस्ट्री पे, आर्थिक नीति पर। भाई अंग्रेजों ने लूटने के लिए जीता था। 200 वर्षों तक ब्रिटेन परिस्थितियों में जो है 3 महत्वपूर्ण बदलाव, उसका इम्पैक्ट भारत की नीतियों पर दिखेगा, बट केवल समझाया था। और इसके बाद हम लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पे आ गए थे। एक सरकार जो चलाती है उसके खर्चे होते हैं। सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो रहा है 1947 तक वो भू राजस्व रहा है। ठीक है। सबसे बड़ा जो स्रोत था 1947 तक अंग्रेजों का वो भू राजस्व था। तो हमने इनको 4 भागों में, मेनली 3 भागों में हमने डिवाइड करके पढ़ा था। कुछ प्रारंभिक अनुभव थे, फिर जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम और महालवारी सिस्टम। क्यों लागू किया गया ये भी कॉन्सेप्ट है, परिणाम क्या है ये भी एक आइडिया है। बढ़ते रहोगे तो एक आइडिया बना रहेगा। फीचर पे थोड़ा ध्यान रखना होता है। मालिकाना हक किसको दिया गया, राजस्व कौन अदा करेगा, शर्तें क्या थी, चीज़ों की दर क्या थी, निर्धारण कैसे होता था। एक स्ट्रक्चर बना लोगे तो उसी में जमींदारी, रैयतवारी और महालवारी तीनों चीज़ें आ जाएंगी। आपकी पॉइंट्स आपकी सारे रिकॉल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भी है इकोनॉमिक हिस्ट्री। भू राजस्व नीति के साथ ही हम लोगों ने जो लास्ट क्लास की हम बात कर रहे थे तो कृषि के वाणिज्यकरण पर चर्चा हुई थी। 17 में एक सवाल इससे आया गया था, बहुत सिंपल सवाल था बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये होता है पूंजीवादी खेती या बाजार प्रधान तरह की खेती, मैंने समझाया था। उसके रिजल्ट क्या है उसके ऊपर भी हमने बात की थी क्लास में। ठीक है। तो जितने, जैसे ये मान लो ये हेडिंग है, इसके भीतर पॉइंट्स हैं। मैंने कहा भी कि आप करते जाओ, साथ ही साथ थोड़ी समरी उसकी बना लिया करो कि ये सब पढ़ चुके हैं। रिकॉल करने की आदत डाल लो कि हमने पढ़ा है। हर बार देख के पढ़ना, रिकॉल करना, दोनों में फर्क होता है। रिकॉल करने से लंबे समय तक आप कैरी कर सकते हैं और ये पता चलता है कि कहाँ हम मिस कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर आगे भी हम मिस कर सकते हैं। ये है चूंकि हिस्ट्री में पढ़ना बहुत है और दूसरे पार्ट में आपको ये हेल्प करेगा। तो प्रत्येक दिन जैसे क्लासेस जहाँ भी हम छोड़े तो कोशिश करो कि एक बार पूरा पॉइंट्स आ जाए साथ में, क्योंकि ना कब पॉलिटिकल हिस्ट्री को, इकोनॉमिक को, कब इकोनॉमिक को अलग से, क्वेश्चंस कितने अलग तरीके से आएंगे इसका कोई भी आपको आइडिया नहीं है। लेकिन आपको हर तरीके की अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी। जो भी टॉपिक कवर होगा, जो सवाल आते जाएंगे हम उसको हैंडल करते जाएंगे।
आपको उसका आंसर फ्रेम करना है, आपको सोचना है कि हमें क्या लिखना है, सिचुएशन नए होते हैं एग्जाम में। ठीक है। अब इससे आगे हम शुरू करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे उद्योगों के बारे में, रेलवे के बारे में, धन का दोहन है, जैसे जैसे हमने सिलेबस बताया था, कृषि के बारे में कुछ जानकारी और मिसलेनियस आपको मैं थोड़ा लिखवा देता हूँ, जहाँ आपने पिछले क्लास में जहाँ आप लिख रहे थे उससे नीचे आ जाइए आप, और नोट करके कुछ पॉइंट आप लिख लीजिए, कृषि से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट, अंग्रेजों के समय और कुछ क्या हुआ उसके बारे में। ये हेल्प करेगा आपको आंसर राइटिंग में, नोट करके लिख लेंगे आप। पहला पॉइंट लिखें, ब्रिटिश नीतियों के कारण कृषि उत्पादकता में गिरावट। उत्पादकता में गिरावट कौमा 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, फर्स्ट हाफ ऑफ 20वीं सेंचुरी, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में लगभग 14% की गिरावट। एक ओवरऑल आंकड़ा दिया हुआ है, उसको हमने पूर्वार्ध कर दिया इन जनरल, लगभग 14% की गिरावट देखी गई है। दूसरा पॉइंट लिखें, सरकार ने, नोट में ही लिखना है, सरकार ने कृषि के विकास के लिए अपवाद स्वरूप ही प्रयास किया। जब सरकार की प्रायोरिटी में कभी भी नहीं था खेती का विकास करना है, लेकिन उन्नत बीज अजैव उर्वरक, रासायनिक उर्वरक की बात कर रहे हैं हम, कौमा कृषि में मशीनों का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग, कौमा अनुसंधान इत्यादि की उपेक्षा की गई। जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ले रही है वो कृषि के विकास में शायद ही कभी रुचि ले रही है। जैसे आप रेवेन्यू लें, विकास करें, तो फिर और भी फायदा सरकार को भी होता, किसानों को भी होता। तो ये एक नॉर्मल सा एक विश्लेषण में इसी में लिखो, हालांकि रैयतवाड़ी एवं माहलवाड़ी क्षेत्रों में सरकार के द्वारा सिंचाई के विकास के लिए सीमित स्तर पर कदम उठाए गए, सीमित प्रयास किए गए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, इसी में नोट में, जमींदारों, महाजनों इत्यादि के द्वारा भी कृषि के विकास में रुचि नहीं ली गई। कृषि के विकास में रुचि नहीं ली गई, ये लोग भी बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। अगला पॉइंट लिखें, किसानों के पास अधिशेष का अभाव, अधिशेष का अभाव
भूमि का छोटे छोटे खंडों में बट जाना।